इसका सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स placed before the UN General Assembly a resolution by 2/3 majority of members present and voting is required। निम्नलिखित में से किस मामले में संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष रखे गए प्रस्ताव पर उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत और मतदान की आवश्यकता होती है? तो आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर टू द UN, सेकेंड, election of non-permanent members of the Security Council, third, election of members of the Economic and Social Council। संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्यों का प्रवेश, दूसरा है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन। सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसका क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि तीनों में ही 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर्व वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। भारत सरकार द्वारा भारत पर्व का आयोजन निम्नलिखित में से किन कार्यक्रमों के दौरान किया गया था? पहला है रिपब्लिक डे 2024, गणतंत्र दिवस 2024, सेकेंड है नेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024, राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024, थर्ड है कैनन फिल्म फेस्टिवल 2024। तो कान फिल्म फेस्टिवल में, तो इसका जो सही आंसर होगा पहला और तीसरा होगा, ठीक है, तो आपका उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन चैलेंज कॉन्स्टिट्यूशनली of section 377 of the Indian Penal Code in the Supreme Court of India। निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिकता को भारत के उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी? ए है नाज फाउंडेशन ट्रस्ट, बी है बचपन बचाओ आंदोलन, सी है संभव फाउंडेशन इंडिया, डी है एक्शन एड इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए नाज फाउंडेशन। 46 number question, as per article 371G of Constitution of India, special provisions have been made with respect to the state of Mizoram। Accordingly, no act of parliament shall apply on certain matters unless the legislative assembly of Mizoram so decides by a resolution। Which one of the following matters is not कवर्ड अंडर दिस आर्टिकल? भारत के संविधान के अनुच्छेद 371(6) के अनुसार मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। तदनुसार संसद का कोई अधिनियम मिजोरम राज्य पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक मिजोरम राज्य की विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चय नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस अनुच्छेद के अधीन शामिल नहीं है? ऑप्शन है रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेज ऑफ मिजो लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं, मिजो कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीड्योर, मिजो रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू मिजो कस्टमरी लॉ, सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन जहां विनिश्चय मिजो रूढ़िजन्य विधि के अनुसार होने हैं, डी प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व और अंतरण, ऑनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इसका सही आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि ऑनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ नेचुरल रिसोर्स क्या है, ये सेंटर की गवर्नमेंट के हाथ में या स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, इसका स्पेशल प्रोविजन नहीं किया गया है। कुछ छोटी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन बड़े माइनिंग वगैरह के लिए उनके पास अधिकार नहीं है। Which of the following statement as per the Information Technology Act 2000 is are correct? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? फर्स्ट, दिस एक्ट प्रोवाइड्स दैट इलेक्ट्रॉनिक्स
signature is legally valid in the same manner as the handwritten signature. यह अधिनियम उपबंध करता है कि इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक हस्तलिखित हस्ताक्षर की तरह ही विधि मान्य है। दूसरा, both the central government and state government have been given the power to make rules with respect to electronic signature. केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान है। बिल्कुल, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, Which of the following statement about National Recruitment Agency is correct? राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? A. It is a body to conduct common eligibility test to shortlist the candidates for vacancies under Group B and Group C of the government. यह सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित करने वाली एक निकाय है जो सरकार के समूह ख और समूह ग के अंतर्गत रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों की चयन सूची बनाती है। B. Employment in private sector is facilitated in all the districts, particularly 117 aspirational districts. सभी जिलों विशेष रूप से 117 आकांक्षी जिलों में निजी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा दिया गया है। C. It was set up in 2014. इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। D. It has been accorded constitutional status in 2021. इसे 2021 में संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो ये गलत है, ये भी गलत है और निजी क्षेत्र की बात नहीं है। इसका आंसर होगा ए। ये एसएससी रेलवे वगैरह का एग्जाम लेती है। 49. The Research, Design and Standards Organization is the R&D wings of which one of the following organizations? अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का अनुसंधान एवं विकास विंग है? A. भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। B. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। C. इंडियन रेलवे। D. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, इंडियन रेलवे। 50 नंबर क्वेश्चन, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दिया हुआ है। स्पीकर ऑफ लोकसभा और यहाँ उनका टेन्योर दिया हुआ है। स्पीकर ऑफ लोकसभा ए मनोहर गजानन जोशी। बी सोमनाथ चटर्जी। सी मीरा कुमार। डी सुमित्रा महाजन। टेन्योर दिया हुआ है 14th लोकसभा, 13th लोकसभा, 16th लोकसभा और 15वीं लोकसभा। तो देखिए, अगर याद हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा कठिन है। अगर आपको ध्यान हो तो अभी चल रहा है 18th लोकसभा, ठीक है। उसके पहले 17th, फिर 16th, फिर 15th। तो देखिए, इन दोनों में तो ओम बिरला रह गए, जैसे अभी भी ओम बिरला सर हैं। 17th में भी ओम बिरला थे। इसके पहले कौन थी? इसके पहले सुमित्रा महाजन जी थी। तो डी का हम किससे मैच कराएंगे? 16 से। तो डी 3 से मैच कर गया। तो आइए देखते हैं D3 यहाँ ऊपर में ही मैच है। इसमें देख लीजिए, ए में 2 है, मतलब कि जो मनोहर गजानन जोशी हैं उसका क्या होगा? 2। तो ए का क्या हो गया? 2। अब सोमनाथ चटर्जी और मीरा कुमार में है। देखिए, सोमनाथ चटर्जी जो थे वो जब मनमोहन सिंह की फर्स्ट गवर्नमेंट बनी 2004 से 9 के बीच में वो थे, ठीक है। तो 16वीं से लेके 18वीं तक तभी मोदी जी की सरकार है। 15वीं में कौन थे? मनमोहन सिंह। 14वीं में कौन थे? तो मनमोहन सिंह। तो सोमनाथ चटर्जी का किससे जुड़ेगा? 14th लोकसभा से, और मीरा कुमार 15th से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा? बी का फर्स्ट, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेदांता फिलोसफी। फर्स्ट, Shankara was the founder of Advaita Vedanta. Second, the philosopher of Dvaita was elaborated by Madhava.
विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। ठीक, तो वेदांत दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। शंकर अद्वैत वेदांत के संस्थापक थे। दूसरा, माधव द्वारा द्वैत दर्शन को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया गया। बिल्कुल, ये दोनों ही सही है। 52nd, the distribution of चरखा on wide scale among the people was decided by। तो ये बेसिकली चरखा जो है वाइड स्प्रेड किया गया था जब 1920 में सहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी के समय या उसी के दौरान। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी इन 1919 बिल्कुल नहीं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन 1921, हाँ ये सही है। महात्मा गांधी एट द स्टार्ट ऑफ दांडी मार्च, ये तो आपको 1930 की बात हो गई। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन 1947, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। 53 देखिए, द टर्म यूज्ड फॉर सीरियल्स इन द ऋग वेदा। ए गोधूम और व्रीहि, बी य और धान्य, सी तिल और खला, डी प्रियंगु एंड श्याम का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। देखिए गोधूम को यहाँ देखिए गो है तो गोधूम से गेहूं याद कर लीजिए, गो और गेहूं। व्रीहि ये चावल को बोलते हैं। देखिए यौ और जौ, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंडीशन ऑफ विडोज इन 18th सेंचुरी इंडिया। ठीक है, इसकी बात की जा रही है 18th सेंचुरी की, मतलब 1701 से लेके 1799 तक की बात की जा रही है। ठीक है, तो देखिए राजा सवाई जयसिंह ऑफ अमरेर प्रमोटेड विडोज रीमैरेज। ठीक है। सेकेंड, मराठा जनरल परशुराम भाऊ प्रमोटेड विडोज रीमैरेज। राजा राम मोहन राय अपोज सती। बिल्कुल, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था, लेकिन ये कब हुआ था? ये 19th सेंचुरी के पूर्वार्ध में, मतलब अर्ली 19th सेंचुरी में इन्होंने किया था। तो तीसरा गलत हो गया, तो यहाँ देखिए 3 को हटा देंगे, तो मेरा सही आंसर क्या होगा? ए। ठीक है। 55 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ऑफ शिवाजी। शिवाजी के प्रशासनिक उपायों के संबंध में बताना है। पहला है, द स्कीम ऑफ अष्टप्रधान 8th मिनिस्टर वाज completed and announced at the time of Shivaji's coronation with regulation and duties properly defined। शिवाजी के राज्याभिषेक के समय अष्टप्रधान की योजना को पूरा कर लिया गया था और समुचित रूप से परिभाषित विधि और कर्तव्यों सहित इसे घोषित किया गया था। हाँ, ऐसा हुआ था। शिवाजी इंट्रोड्यूस्ड मराठी इन प्लेस ऑफ पर्शियन एंड क्वाइंट संस्कृत टेक्निकल टर्म फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। बिल्कुल, शिवाजी ने प्रशासनिक प्रयोजन के लिए फारसी के स्थान पर मराठी को लागू किया और संस्कृत की परिभाषिक शब्द गढ़े, तो दोनों ही सही है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू द मेसोलिथिक आर्ट इन इंडिया कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। Alexander Burns discovered the first rock painting in India at साहोगी घाट in उत्तर प्रदेश। B. भीमबेटका rocks painting were discovered when archaeologist V.S. वाकनकर ने noticed the rocks out of train windows while traveling from Bhopal to Itarsi and got off at the nearest railway station to explore the site। Third, the paintings and engraving do not exist in the same shelter in the rock art of Odisha। तो देखिए सबसे पहले भीमबेटका ही रॉक पेंटिंग डिस्कवर हुआ था, तो ये जो है फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया।
एक गलत हो गया तो ये, और ये गलत हो गया। दूसरा है, दिया है कि उड़ीसा की शैल्य कला में चित्र और उत्कीर्ण एक ही शैलाश्रय में विद्यमान नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, ये भी गलत है। ये बेसिकली अगर आप धौली के बारे में जानते होंगे, जिसको अशोक के समय डेवलप किया गया था, तो उसमें दोनों ही चित्र और उत्कीर्ण एक ही शैलाश्रय में विद्यमान है। तो इस तरीके से तीसरा भी गलत हो गया, तो मेरा सही आंसर क्या हुआ? बी। In the decoration of stupas, what does the term किंजल कीनी किंजल कीनी शब्द का संदर्भित क्या करता है? ठीक है, क्रीपर्स शोइंग ऑर्नामेंट एंड टेक्सटाइल, आभूषण और वस्त्र प्रदर्शित करती हुई लताएं। बी, स्कार्फ और साड़ियां। सी, मैंगो शेप्ड पेंडेंट्स, आम के आकार के पेंडेंट्स। अ गार्लैंड ऑफ थाउजेंड लोटस फ्लावर, सहस्त्र कमल पुष्पों की माला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन। Which of the following is are the correct component of the line capital at सारनाथ? निम्नलिखित में से कौन सा सारनाथ स्थित सिंह शीर्ष के सही घटक हैं? फर्स्ट, द शिफ्ट, फर्स्ट द shaft or the tall tapering column. Second, an elliptical top part, the abacus, devoid of any carvings. Third, overflowing inverted petals below the abacus. फर्स्ट है सैफ्ट या लंबा सुंडाकार स्तंभ। दूसरा है दीर्घ वृत्ताकार शीर्ष भाग, शीर्ष फलक जो किसी भी प्रकार के उत्कीर्ण से रहित है। तीसरा, शीर्ष फलक के नीचे फैली हुई उल्टी पंखुड़ियां। तो देखिए इसमें क्या है, जो सेकंड है इसमें लिखा है कि किसी भी प्रकार का उत्कीर्ण से रहित है, ऐसा नहीं है। तो जैसे ही दूसरा काटेंगे तो ये और ये कट गया। इन्वर्टेड पेटल्स बिलो द एबाकस, बिल्कुल लोटस का जो पंखुड़ी 16 टाइप का पंखुड़ी बना हुआ है, ठीक है। और ये जो है लंब सुंडाकार स्तंभ, एक स्तंभ पर दूसरा स्तंभ लगा हुआ है, ये भी सही है। तो इसका सही होगा बी। और ये जो एबाकस है, जहां पर ये लिखा है कि कुछ भी उत्कीर्ण नहीं है, वहां पर क्या बना हुआ है? एनिमल्स, जो 4 एनिमल्स हैं उनके चित्र बने हुए हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स लीडिंग टू द इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, लखनऊ पैक्ट, रिटर्न ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू इंडिया, क्रिप्स मिशन, नेवल म्यूटिनी इन बम्बई। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। रिटर्न ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू इंडिया कब हुआ? 1921 में, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस 1920 में सिविल सर्विसेज एग्जाम को पास करते हैं और 4th रैंक लाते हैं। फिर उसको छोड़कर वह इंडिया वापस 1921 में आ जाते हैं। क्रिप्स मिशन कब आता है? 1942 में। और नेवल म्यूटिनी इन बम्बई कब होती है? 1946 में। तो देख लीजिए 1, 2, 3, 4, सही आंसर सी। Which among the following were famous for their metal casting skill and used to cast excellent matchlocks during the medieval period? मराठा, राजपूत, अहोम, गोंड। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा अहोम, ठीक है। मतलब ये प्रसिद्ध थे क्या बनाने में? उत्कृष्ट तोड़ेदार बंदूक की ढलाई करने में। 61, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंसेंट हिंदू मेटल इमेज इन इंडिया। भारत में प्राचीन हिंदू धातु प्रतिमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, द चोल पीरियड इज वेल नोन फॉर द एस्थेटिक एंड टेक्निकल फाइनिश ऑफ इट्स मेटल स्कल्पचर। ठीक है,
चोल काल अपनी धातु मूर्ति कला के सौंदर्य और तकनीकी कौशल के लिए सुप्रसिद्ध है। दूसरा है द iconography and style of Chol metal images were similar to those of their stone counterparts। चोल धातु प्रतिमाओं की प्रतिमा विद्या और शैली शैल प्रतिमाओं की प्रतिमा विद्या और शैली के समान ही थी। बिल्कुल, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। चोल पीरियड के समय में आप राजा राम और राजेंद्र प्रथम के बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने ही कई आर्किटेक्ट का निर्माण कराया है, तो आप उसमें देख पाएंगे। Which one of the following term was used by state in the draft constitution presented by Dr. B.R. Ambedkar on 4th November 1948? Union of state, Federation of state, Autonomous state, Subsidiary state, Union of state। The Antariya was garment worn by people during the Mauryan period। It was। तो अंतरिये एक परिधान है जिसे मौर्य काल के दौरान लोग पहनते थे, वो क्या था? एन अनस्टिच्ड लेंथ ऑफ क्लॉथ ड्रैप्ड अराउंड द बॉडी, शरीर पर ओढ़ा जाने वाला बिना सिला हुआ कपड़ा। बिल्कुल, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द उत्पाला डायनेस्टी ऑफ कश्मीर। कश्मीर के उत्पाला राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अवंती वर्मन द फाउंडर डिवोटेड हिज एनर्जीज टू इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ हिज सब्जेक्ट। संस्थापक अवंती वर्मन ने अपनी ऊर्जा को अपनी प्रजाओं के आर्थिक उत्थान के लिए लगाया। दूसरा, अवंती वर्मन पीरियड इन कश्मीर इज नोन फॉर द engineering operations under his minister Suya, resulting in the enormous increases of grains and fall in price। बिल्कुल, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। उनका मिनिस्टर जो था सुया, उन्होंने कई जो है इनोवेटिव वर्क किए थे और इससे क्या हुआ, वहां खाद्यान्न के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई और कीमत क्या हो गई, कम हो गई। तो दोनों ही सही है। इन 19th to 10th सेंचुरी में 9th to 10th सेंचुरी में ये डायनेस्टी शासन करता था। कंसीडर द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ हाई ऑफिसर्स एंड कंसर्ट डिपार्टमेंट इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो बताना है कि कौन किससे रिलेटेड है। पहला है समाहर्ता, चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता था। बिल्कुल, ये आज भी है। दवारिक, सेना प्रमुख, नहीं, दवारिक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग में ही काम करता था, उसको मेयर बोलते थे। थर्ड है अक्षपटल, रिकॉर्ड्स कम ऑडिट ऑफिसर, ये भी सही है। सन्निधात्री, कोषाध्यक्ष, ट्रेजर, ये भी सही है। तो दूसरा जो है गलत है और 1, 3 और 4 सही है, तो बी आंसर हो जाएगा। Which kingdom was described by Governor General Lord Dalhousie as a cherry that will drop in our mouth one day? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस साम्राज्य का वर्णन इस रूप में किया गया था कि एक चेरी जो एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगी? दिल्ली, अवध, झांसी, ग्वालियर। तो बेसिकली इन्होंने अवध के लिए किया था। अवध को कुशासन के आधार पर 1856 में ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख। 67 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू census in India। Census in India, the first all Indian census was attempted in 1872। बिल्कुल सही, ये लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। सेकेंड, फ्रॉम 1881 decennial census become a regular
फीचर्स, बिल्कुल ये किसके समय हुआ था? रिपन, लॉर्ड रिपन के समय। और ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। 1872 में पहली अखिल भारतीय जनगणना करने का प्रयास किया गया और 1881 से 10 वर्षीय जनगणना नियमित रूप से किया जाने लगा। 68 number question. Which of the following statements are correct? During the second round table conference held in London in 1931, the British government refused to accept the basic nationalist demand for freedom. Second, India was granted dominion status in 1932. 1932 में भारत को डोमिनियन दर्जा प्रदान किया गया था। 1931 में लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता के लिए मूलभूत राष्ट्रवादी मांग को स्वीकार करने से मना कर दिया। तीसरा, वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन एडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ रिकंसिलिएशन विथ कांग्रेस। वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के साथ सुलह की नीति को अंगीकार किया। फोर्थ, द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वाज स्टार्टेड विथ द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ। तो सही उत्तर बताना है। तो देखिए, जो 1971 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था और कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी भी गए थे। दूसरा है कि 1932 में भारत को डोमिनियन दर्जा प्रदान किया गया। बिल्कुल नहीं, ये प्रस्ताव 1935 के एक्ट में आया था जो कभी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो दूसरा जो है आपका गलत हो गया। तो दूसरा गलत हुआ तो ए और डी खत्म। ठीक है, ए और डी आपका खत्म हो गया। अब है कि वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के साथ सुलह की नीति को अंगीकार किया। ठीक, और ऊपर में दिया है कि स्वतंत्रता के लिए मूलभूत राष्ट्रवादी मांग को स्वीकार करने से मना कर दिया। तो हाँ, बिल्कुल उन्होंने राष्ट्रवादी मांग को मना कर दिया था। और ये जो है तीसरा स्टेटमेंट, ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि कांग्रेस के साथ सुलह करने की नीति को अंगीकार नहीं किया, तभी तो आप नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार सही आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैबिनेट मिशन आर करेक्ट? कौन सा सही है? इट वाज सेंट टू इंडिया इन 1946 टू नेगोशिएट द ट्रांसफर ऑफ पावर विद द इंडियन लीडर्स। 1946 में भेजा तो गया था, लेकिन निगोशिएट द ट्रांसफर ऑफ पावर की बात उस समय नहीं की गई थी। दूसरा है, इट प्रपोज अ two-tier federal plan while conceding the largest measure of regional autonomy। इसने क्षेत्रीय स्वायत्तता के बृहत्तम उपाय को स्वीकार करते हुए द्विस्तरीय संघीय योजना का प्रस्ताव रखा। हाँ, बिल्कुल, इसने टू टायर फेडरल प्लान रखा था, सेंटर और स्टेट की बात की थी। तीसरा, देयर वाज टू बी फेडरेशन ऑफ प्रोविंस एंड स्टेट एलोंगसाइड ऑफ फेडरल सेंटर। इसके अंतर्गत संघीय केंद्र के साथ साथ प्रांतों और राज्यों का एक संघ होना था। बिल्कुल सही है। द इंडिविजुअल प्रोविंस वर अलाउड टू फॉर्म रीजनल यूनियन टू विच दे कुड सरेंडर सम ऑफ देयर पावर बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। बिल्कुल, इसके अंतर्गत अलग अलग प्रांतों को क्षेत्रीय संघ बनाने की अनुमति दी गई थी, जिसमें वे परस्पर समझौता करके अपनी कुछ शक्तियों का अभ्यर्पण कर सकते थे। तो पहला क्या हो गया? गलत हो गया। तो पहला गलत होते ही ये देखिए खत्म हो गया, सी इसका आंसर हो गया। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जब लॉर्ड माउंटबेटन आए तो उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर की बात की थी, उसके पहले ट्रांसफर ऑफ पावर की बात नहीं हुई थी। 70, कंसीडर द फ्लोइंग पेयर्स। और जो कैबिनेट मिशन था, इसमें जो सदस्य थे, लाल, एल के ए याद रख सकते हैं।
ठीक है, लॉरेंस थे, पैट्रिक लॉरेंस, ये क्रिप्स आए थे, और ऐसे अलेक्जेंडर। आप अगर इसको शॉर्टकट में याद रखना चाहिए तो लाल कृष्ण आडवाणी, तो एल के ए। कंसीडर द फ्लोइंग पेयर्स। गजपति, नेम ऑफ पावरफुल डायनेस्टी इन उड़ीसा, हाँ। अश्वपति, दक्कन सुल्तान्स। नरपति, रायाज ऑफ विजयनगर, बिल्कुल। नरपति एक ग्रुप ऑफ जो विजयनगर के शासक हुआ करते थे वो नरपति की का टाइटल लेते थे। गजपति जो है नेम ऑफ द पावरफुल डायनेस्टी इन उड़ीसा था। अश्वपति ये दक्कन सल्तनत को कहा जाता था क्योंकि यहाँ घोड़े बाहर से बहुत अच्छे आते थे, इसलिए ये अश्वपति की उपाधि लेते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है। 71. Which of the following pair of Himalayan glacier and their location are correct matched? सियाचिन, नुब्रा वैली रीजन। सेकंड है चुंगफर, कुमाऊं गढ़वाल रीजन। तीसरा है जेमू, सेंट्रल नेपाल रीजन। गैसर ब्रह्म, पीर पंजाल रीजन। तो देखिए ये सियाचिन जो है नुब्रा वैली रीजन, ये सही है। ठीक है, तो जैसे पहला सही हुआ तो सी और डी कट गया। ये जो है चुंगफर, ये कुमाऊं गढ़वाल रीजन में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है? पीर पंजाल रेंज में, तो दूसरा गलत हो गया। जेमू कहाँ है? ये सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, और गैसर ब्रह्म कहाँ है? ये काराकोरम में है, काराकोरम। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा? ए। तो ध्यान रखिएगा जेमू जो है सिक्किम में है, ये यूपीएससी ने पूछ चुका है पहले भी। गैसर ब्रह्म काराकोरम में है। चुंगफर कहाँ है? पीर पंजाल रेंज में। और सियाचिन कहाँ है? नुब्रा। 72. कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवर ऑफ इंडिया। द बराक रिवर, द हेड स्ट्रीम ऑफ द मेघना, rises in the hill of Meghalaya. The Ghaggar river does not drain out to the sea and get lost in the Rajasthan desert. Puthimari and Manas are important tributaries of Brahmaputra. मेघना की प्रमुख धारा बराक नदी मेघालय की पहाड़ी से निकलती है, तो बिल्कुल नहीं। बराक नदी कहाँ से आती है? मणिपुर हिल से। ठीक है, मणिपुर हिल से आती है। ठीक है, घग्गर नदी समुद्र में प्रवाहित न होकर राजस्थान के मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। हाँ, बिल्कुल हो जाती है। घग्गर जो है पहले सतलज की ट्रिब्यूटरीज हुआ करती थी, ये अब जो है मतलब मुख्यतः हरियाणा से होकर राजस्थान की ओर निकलती है। अब पुथीमारी और मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। 73. Consider the following statement regarding transportational function associated with important port. ठीक है, महत्वपूर्ण पत्तनों से संबंध परिवहन कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंगापुर फंक्शंस बोथ एज ए पोर्ट ऑफ कॉल एंड इंटरपोर्ट। ठीक है, तो पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है? जहां पर रुक कर मतलब रुका जाता है, ईंधन लिया जाता है, विश्राम किया जाता है, तो सिंगापुर वैसा व्यवहार करता है। सिंगापुर पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है। एंट्री पोर्ट भी है। दूसरा है कारवार इन इंडिया इज ए एग्जाम्पल ऑफ नेवल पोर्ट। बिल्कुल, कारवार कहाँ है? कर्नाटका में है। ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटका में है। तीसरा है डोवर इन इंग्लैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपोर्ट। तो सबसे पहले अगर आप ये समझ ले कि आउटपोर्ट किसको बोलते हैं, ये बेसिकली जो मेन पोर्ट होता है उसके सपोर्टेड पोर्ट को हम आउटपोर्ट बोलते हैं। जैसे किसी पोर्ट पर भार ज्यादा हो तो उसके सपोर्ट में एक छोटा पोर्ट खोला जाता है, उसके मतलब भार को कम करने के लिए, उसको बोलते हैं आउटपोर्ट। तो डोवर जो है ऐसा नहीं, डोवर मेन पोर्ट है। आपको पता नहीं होगा
ये फ्रांस से केवल 34 किलोमीटर की दूरी पर है मात्र। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, cumulonimbus cloud developed from which among the following cloud? Cumulus conjugates cloud, cumulus and nimbostratus cloud, cumulus and astrostratus cloud, D साइरोक्यूमुलस क्लाउड। इसका सही आंसर क्या होगा, ए कपासी कंजेस्ट कंजेस्टस मेघ, कपासी कंजेस्टस मेघ, क्यूमुलस कंजेस्टस क्लाउड। Which of the following Ramsar wetland site is not situated in any of the union territory की बात की गई है। ये है होकेरा वेटलैंड, ये जम्मू कश्मीर में है। पॉइंट कैलीमोर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु में है। तोसी मोरिरी लेक, ये लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में है। उल्लर लेक, ये भी जम्मू कश्मीर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। एराटोस्थेनीज, a Greek philosopher, measured the Earth's circumference based on the angle of sun rays at two different points. Which city were they? यूनानी दार्शनिक एराटोस्थेनीज ने दो अलग अलग स्थानों पर सूर्य की किरणों के कोण के आधार पर पृथ्वी की परिधि को मापा। वे कौन से शहर थे? अलेक्जेंड्रिया एंड साइने और ट्रॉय, अलेक्जेंड्रिया और ट्रॉय, अलेक्जेंड्रिया और थेब्स। इसका सही आंसर ए होगा, अलेक्जेंड्रिया और साइने। Which kind of mass wasting process are commonly associated with creep? ठीक है, इस प्रकार की वृहद क्षरण प्रक्रियाएं सामान्यतः विसर्पण से संबंध है। फास्ट स्पीड विथ सॉइल, बिल्कुल नहीं, फास्ट नहीं होता है। क्रीप मीन्स रेंगना होता है। स्लो स्पीड विथ रॉक, तो रॉक के साथ नहीं होता है। स्लो स्पीड विथ आइस, आइस के साथ भी नहीं, स्लो स्पीड विथ सॉइल, तो ये सही होगा। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, हेडली सेल आर की टू अंडरस्टैंडिंग द विंड पैटर्न ऑफ द अर्थ। हाँ सही है। हेडली सेल आर फॉर्म्ड बिकॉज द इक्वेटर इज हीटेड मोर स्ट्रांगली बाय द सन देन अदर प्लेसेज क्रिएटिंग थर्मल सर्कुलेशन। बिल्कुल दोनों सही है। देखिए थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, जैसे आप यहाँ देखो, ये ऐसे खींच दिया, ये 0, ये इक्वेटर हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ टेम्परेचर हाई होता है तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे यहाँ क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। और यही हवाएं यहाँ लो तो यहाँ हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा, यहाँ हाई तो यहाँ लो प्रेशर जनरेट होगा, और फिर ये हवा इधर गई और फिर ये नीचे उतरती है। और ये क्यों उतरती है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिससे ये हवा नीचे उतरती है। तो ये जो सर्कुलेशन हो रहा है इसी से क्या बनता है, हेडली सेल। ठीक है, और इसी से तापीय परिसंचरण होता है, थर्मल सर्कुलेशन। 79 कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, ओशियन करंट आर डोमिनेटेड बाय ह्यूज सरफेस gears that are driven by the global surface wind pattern। महासागरीय धाराओं में विशाल पृष्ठीय वृत्ताकार गति की अधिकता होती है जो भूमंडलीय पृष्ठीय पवन प्रवाह द्वारा संचालित होती है। इक्वेटोरियल करंट मूव कोल्ड वाटर वेस्टवर्ड एंड देन पोलरवर्ड अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो देखिए ये पहला सही है कि महासागरीय धाराएं जो हैं विशाल पृष्ठीय वृत्ताकार गति की अधिकता होती है और भूमंडलीय पृष्ठीय पवन प्रवाह द्वारा संचालित होते हैं। दूसरा क्या है, इक्वेटोरियल करंट मूव कोल्ड करंट, बिल्कुल नहीं, ये हॉट करंट को, जो गर्म जलधारा होती है उसको पश्चिम की ओर मूव कराते हैं। जैसे आप ऐसे देख लें, ये 0 डिग्री है तो जो हवाएं इधर से चलती है वो जल को इधर की ओर ले जाती है। तो ये ईस्ट साइड हुआ, ये वेस्ट साइड हुआ, तो इधर से गर्म जल को, हॉट करंट को
वेस्ट साइड में ले जाती है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, इसका सही आंसर क्या होगा? सी। As per Indian State of Forest Report 2021, which one of the following state is not among the top 3 with reference to maximum area under forest? कौन सा राज्य अधिकतम वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष 3 में शामिल नहीं है? कौन सी रिपोर्ट? स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो देखिए, अगर याद है तो सही, नहीं तो ये गलत हो जाएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। टॉप 3 में कौन आता है? पहले आएगा एमपी, दूसरे पर आएगा छत्तीसगढ़, तीसरे पर अरुणाचल प्रदेश, चौथे पर उड़ीसा और पांचवे पर महाराष्ट्र। तो टॉप 3 में यह शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट रिप्रेजेंट ऑन वेदर मैप? क्लोजली स्पेस आइसोबार, वाइडली स्पेस आइसोबार, क्लोजली स्पेस आइसोबार एट द पेरिफेरी, a set of 2 widely spaced isobar followed by 2 closely spaced isobar। इसका सही आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट, तो स्ट्रॉन्ग जैसे ही होता है तो जो प्रबल दाब प्रवणता लाइन होता है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, Which one of the following is not an example of chemical weathering? तो कौन सा केमिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल नहीं है? पहला है एसिड एक्शन, हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ और डी है ऑक्सीडेशन। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्षयन का उदाहरण नहीं है? तो रासायनिक अपक्षयन का उदाहरण कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो अम्ल क्रिया, जल अपघटन, नमक क्रिस्टल का विकास और ऑक्सीकरण। तो जो सॉल्ट क्रिस्टल जो होता है ये केमिकल वेदरिंग का उदाहरण नहीं है। Which of the following statement regarding arc volcanoes is are correct? Arc volcanoes are found near divergent plates। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आर्क वोल्केनो कब बनता है? जब प्लेटें नीचे की ओर धंसती है, सबडक्शन होता है। तो सबडक्शन कहाँ पे होता है? जहाँ पर कन्वर्जेंस प्लेट टकराती है। ठीक है, तो कन्वर्जेंस प्लेट पर, डाइवर्जेंस में क्या होता है? दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो फर्स्ट गलत हो गया, डी सी गलत। ठीक है, फिर सम ऑफ द वर्ल्ड क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेप्ट स्ट्रोवोल्केनो सच एज माउंट फ्यूजी इन जापान, मायोन इन द फिलीपींस आर आर्क वोल्केनो। हाँ बिल्कुल ये सही है। सम ऑफ द हाईएस्ट वोल्केनो ऑन द अर्थ आर द आर्क टाइप, नोटेबली नेवाडा, ओजास डेल सलाडो। ये कहाँ पे है? अर्जेंटीना में, ध्यान रखिएगा। इन द चिली, ओजास डेल सलाडो, ये चिली के एंडीज, तो जो अर्जेंटीना और चिली का बॉर्डर है वहीं पर क्या है? ओजास डेल सलाडो है। तो ये दोनों सही हो जाएगा। ये कहाँ पर पड़ता है? साउथ अमेरिका में। Which one of the following statement regarding S wave is not correct? S wave are slower than P wave। दूसरा है, ये सही है, एस वेव जो है पी वेव से स्लो होते हैं, उनकी गति धीमी होती है। बी है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक एस वेव आर लेस डिस्ट्रक्टिव टू स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग्स एंड हाईवे ओवरपास। सी है एस वेव कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड्स एंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द अर्थ आउटर कोर। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। डी सिस्मोलॉजिस्ट हैव conclude that the earth outer core must be liquid और फ्यूड। ठीक है, आउटर कोर लिक्विड और फ्यूड में ही है, जो तरल है या द्रव अवस्था में है, और एस तरंगे पी तरंगे से धीमी होती है और यह केवल ठोस मीडियम में चलती है। एस तरंगे भवनों और राजमार्ग ओवरपास जैसी संरचनाओं के लिए कम विनाशकारी है। नहीं, एल जो वेव्स होता है उसके बाद डिस्ट्रक्टिव जो होता है वो एस वेव ही होता है। ठीक है,
तो ये सेकेंड पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं, एक और पार्ट थर्ड पार्ट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।